आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे मरकजी बजट में तेलंगाना के हिस्से की। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में साल 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में इंतखाबी रियासतों पर खास तवज्जो दी गई है। इंतखाबी रियासतों के लिए ज़ायद फंड्स मुख्तस किए गए। मरकजी बजट में तेलंगाना को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। केसीआर हुकूमत ने कालेश्वरम और मिशन भगीरथा प्रोजेक्ट के लिए फंड मुख्तस करने की मरकज से अपील की थी। मरकज ने केसीआर हुकूमत की अपील को सिरे से मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना में बीजेपी के 4 अरकान पार्लिमान हैं। इसके बावजूद बीजेपी एमपीज तेलंगाना को फंड्स दिलाने में पूरी तरह से नाकाम हुए। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना तंजीम जदीद कानून के तहत किए गए वादे का जिक्र नहीं किया गया है। तेलंगाना के एक भी आबपाशी प्रोजेक्ट को फंड्स या फिर कौमी दर्जा नहीं दिया गया। काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री और बैरम स्टील प्लांट के लिए फंड्स का जिक्र नहीं किया गया। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, एमएमटीएस फेज 2 और 3 की तोसी का जिक्र नहीं किया गया। बरखिलाफ इसके पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के जरिए आवाम पर माली बोझ आयद किया गया। इसके अलावा अब मरकजी हुकूमत कई सरकारी इदारों को खानगियाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तो पूरे मामले में तेलंगाना एक तरह से नज़रअंदाज किया गया है। और जैसा कि बीजेपी हुकूमत ने बजट में तेलंगाना को अक्सर नज़रअंदाज किया है, उत्तम कुमार का कहना है। उन्होंने कहा कि मरकज़ के आम बजट से मायूसी हुई है पूरे तेलंगाना को। कई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसके पेश नज़र मरकज़ चाहे तो तेलंगाना को फंड्स दे सकती थी। तो अपोजिशन ने कुल मिलाकर तेलंगाना में बीजेपी जिस तरह से लगातार ये कह रही है कि आइंदा तेलंगाना बीजेपी की जो है सरकार होगी, बीजेपी अपना कमल यहाँ खिलाएगी। लेकिन बीजेपी से जुड़े 4 एमपीज़ और उससे बड़ी बात यह है कि हालिया जीएचएमसी इंतखाबात में जिस तरह से 48 कारपोरेटरों ने जीत हासिल की और बीजेपी को लगा कि हमारे कदम मजबूत हो रहे हैं तेलंगाना में, तो ऐसे इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए तेलंगाना की आवाम को ये उम्मीद थी कि यहाँ के जारी प्रोजेक्ट्स या कामों के लिए बीजेपी सरकार कुछ न कुछ फ़ायदा देगी। तो आइए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों को हम जोड़ेंगे। बीजेपी लीडर एनवी सुभाष है और टीआरएस पार्टी से श्रीधर रेड्डी हैं और तेलंगाना यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर अली खान को भी जोड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ श्रीधर रेड्डी साहब जुड़ चुके हैं। श्रीधर रेड्डी साहब, कुल मिलाकर जो बजट है मरकजी सरकार का, मोदी सरकार का, इसको पहले कैसे देखते हैं आप? इस पूरे बजट को बताएं। बताने की कोई भी ऐसा चीज नहीं है तो देश को आगे बढ़ाए। एक हेल्थ में जो एलोकेशन हुआ था पहले से 136% थे जी, उसको बाकी पूरा रेगुलर एलोकेशन से उसके बारे में ज्यादा बोलने का कुछ जरूरत भी नहीं जी। और जैसा थे तेलंगाना के बारे में अगर मेरे को बोलना चाहिए तो तेलंगाना के लिए पूरा नाइंसाफी हुआ है। तेलंगाना को पूरा नेग्लेक्ट कर दिया गया है। कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है तेलंगाना में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के लिए, रेवेन्यू बढ़ने के लिए, कोई भी सेक्टर आगे बढ़ने के लिए ये बजट में कोई खास चीज नहीं है। बजट से पहले तेलंगाना सरकार ने चिट्ठी लिखा है। यहाँ पर पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट का ITIR की बात हुई, उसके बाद निम्स की बात हुई, उसके बाद नीति आयोग ने जो सिफारिश किया था जी कि यहाँ पर मिशन भगीरथ को 22,000 करीब वहां पर फंड्स देना चाहिए जी। मिशन काकतिया को और आइए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी लीडर एनवी सुभाष भी जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। जिस तरह से बात हो रही है कि तेलंगाना को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है इस साल के बजट में,
उम्मीदें बहुत थी, सरकार ने चिट्ठी भी लिखी थी मरकजी सरकार को। कैसे देखते हैं इस बजट को और तेलंगाना को क्या मिला इसमें? ऐसा है, ये जो बजट जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में पेश किए हैं, जी ये ऐसा बजट है जो कोविड के बाद जो निकले हैं। अभी अभी अब अगर देखा जाए पूरा देश में और विदेश में एकदम ये जो कोविड महामारी से अभी निकलने के बाद एक के बाद एक पूरा ट्रैक के ऊपर आ रहा है जी। तो ये जो बजट में सब लोगों को देखना पड़ता है, जैसा हेल्थ केयर, जैसा अपना जो प्रायोरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद एजुकेशन है। इसके अलावा जो पिछले 9 महीने से ये जो महामारी से सभी के लोग इसमें ये जो बीमारी से जब फैलने के बाद पूरे के पूरे दुनिया में, पूरे के पूरे संसार में ऐसा माहौल होगा कि हम लोग ये इसमें से निकलते हैं कि नहीं जी। ये बजट में आप खास पर देखना चाहिए कि ऐसा जो बजट जैसा 135 करोड़ का पॉपुलेशन को सब लोगों को देखना पड़ता है, और अपने को जो जम्मू एंड कश्मीर में जी ये जो नया जो स्टेट आया था उसको भी अपन सपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सी चीजें हैं जो सरकार को देखनी पड़ती हैं बजट में और हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है। हमारे साथ प्रोफेसर अकबर अली खान साहब भी जुड़ चुके हैं, जो साबिक वाइस चांसलर है तेलंगाना यूनिवर्सिटी के। अकबर साहब, कुल मिलाकर इस बजट को आप कैसे देखेंगे? जैसा कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना बहरान की वजह से एक तो ये बजट तारीखी है और मुश्किल हालात में ये बजट पेश किया गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बजट हमारे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जो है 64 पेजेस पे मुनहसिर जो है बहुत लंबा बजट, पेपरलेस बजट पहली बार वो पेश किए हैं जी। मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ। लेकिन बहुत अहम बात यह है कि इस बजट में न सिर्फ तेलंगाना स्टेट को इग्नोर किया गया या नेग्लेक्ट किया गया, बल्कि एजुकेशन सेक्टर को निगलेक्ट किया गया। तालीमी सेक्टर को जो है बिल्कुल, यानी तकरीबन 34% जो है एजुकेशन का बजट जो है कम कर दिया गया, और ये कहा गया कि हायर एजुकेशन के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से हम रुजू हों। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के पास कार्पस फंड चाहिए, जबकि कार्पस फंड उनके पास नहीं है। और मैडम ने जो है डिजिटाइजेशन पे बहुत फोकस किया है, बहुत अच्छी बात है डिजिटाइजेशन कराने के लिए, लेकिन डिजिटाइजेशन के लिए हर यूनिवर्सिटी को, हर सेक्टर को जो है बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती। अनफॉर्चुनेटली जो है तेलंगाना स्टेट के साथ नाइंसाफी हुई है, और ऐसा देखा जा रहा है कि खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है बजट कम होके तकरीबन 30% कम हो गया है। यानी जिसको फोकस करना चाहिए, जो 2 सेक्टर्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो सेक्टर्स को जो है बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। जबकि हम जो है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इंटरनेशनल और ग्लोबल रैंकिंग और ग्लोबल कंपटीशन के ऊपर मुनहसिर है। जब हम जो है इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो हमको साइंस और टेक्नोलॉजी में हमको जो है बढ़ावा चाहिए। बजट में कम होने की वजह से यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज, और खासकर चूंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है खासकर जो है उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है 80 से 85% होता, सिर्फ 10 से 15% जो है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस होते, IIMs, IITs, IAS होते, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते। स्टेट यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल बजट नहीं है और इग्नोर कर दिया गया है। इसका मतलब एजुकेशन सेक्टर को इग्नोर कर दिया गया है। अब इस तरह से जो है ऐसा लग रहा मुझे कि एस्टिमेट्स में जो है कुछ गलती है या डेटा जो मिसमैचिंग है। अब देखिए हमारे रियासत में एक बहुत जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोल्ड स्टोरेज की, जिसका बजट पेश किया गया, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली 0 कोल्ड स्टोरेज के लिए डेवलपमेंट है। देखिए आप, लेकिन उसके ऊपर अहमियत ही नहीं दी गई। यहाँ पे ये भी कहा कि किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाने की बात की गई, दुगनी करने की बात की गई। तो ऐसे में कितना कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है इस बातचीत को लेकर जो बजट में कही गई है। फिर आप कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज अगर नहीं है और किसानों का इस मामले में भी नुकसान हो सकता है, तो कितना तजाद आपको लगता है इस बजट में?
यानी इस बजट की वजह यानी जबकि जीरो कोल्ड स्टोरेज बजट है स्टेट के लिए दिया गया, तो जो है स्टेट को डेवलप करना पड़ेगा। और स्टेट के पास जो है इस वक्त जो है स्टेट के पास चूंकि कोरोना से मीट करने के लिए जो है अखराजात बहुत हो चुके हैं, इसीलिए जो है उसका फिस्कल डिफिसिट जो है बढ़ के 50% हो गया है, जबकि केरला स्टेट का 80% है और जो है झारखंड का 90% है। तो जब यानी मैडम को चाहिए कि जो है हर स्टेट का जो है फिस्कल। श्रीधर रेड्डी टीआरएस से जुड़े हुए। श्रीधर रेड्डी, जैसे आप अपनी पूरी बात कर लें। आपने कहा कि जैसा कि सरकार ने मरकज को लिखा चिट्ठी के यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तेलंगाना में, बावजूद उसके तेलंगाना को नजरअंदाज किया गया। क्या वजह लगती है कि इतना सब कुछ यहाँ हो रहा है लेकिन फिर भी मरकज तेलंगाना को कुछ नहीं दे पाई? श्रीधर जी। इंटेंशनल नहीं है। हम कालेश्वरम का नेशनल स्टेटस पूछे थे, वो भी नहीं आया जी। और पहले से भी मुद्दा था कि काजीपेट में पहले गवर्नमेंट प्रॉमिस किए थे जी। हेलो, रहिए हमारे साथ सुभाष जी भी हैं। वी सुभाष, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, श्रीधर रेड्डी से बात नहीं हो पा रही है। सुभाष जी, जिस तरह से श्रीधर रेड्डी ने जो बातें अब तक कही हैं और अकबर साहब ने भी कुछ बातें की हैं कि ठीक है ये मुश्किल हालात में पेश किया गया बजट है, लेकिन कुछ रियासतों को आप बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन तेलंगाना में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये उम्मीद भी थी लोगों को कि 4 एमपीज यहाँ के हैं, वो कुछ ना कुछ तेलंगाना के लिए लाएंगे ताकि आगे बात रख सकें कि हमने तेलंगाना को ये दिलाया है। सुभाष जी। जी, ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं जो अकबर साहब ने बताया कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तेलंगाना को कुछ नहीं मिला और ये जो यूनिवर्सिटीज को कुछ ग्रांट भी नहीं मिला। ऐसा है साहब कि तेलंगाना में आज तक 9 या 12 यूनिवर्सिटीज जो टीआरएस सरकार ने जब सत्ता में आने के बाद पिछले 7 साल से अगर अपन देखे जाए तो जी, उसका कुछ इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं हुआ, उसका वीसीस भी अपॉइंट नहीं किया, उसका कुछ फंड्स भी नहीं हुआ जी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके आया है जी, उसमें सभी के सभी यूनिवर्सिटीज को पहले उसमें फंड्स भी डायरेक्टली दे रहे हैं, मगर ये जो तेलंगाना सरकार आज तक यूनिवर्सिटीज का अपॉइंटमेंट नहीं दिया और उसमें स्टाफ भी जो है वो लोग पुराना स्टाफ बोलते वो डबल ड्यूटी कर रहे हैं जी। ये सब होने के बावजूद भी अब तेलंगाना को कुछ नहीं मिला बोल के बोल रहे। अब अगर देखा जाए तो तेलंगाना में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ये डेवलपमेंट एक्टिविटी की है। उसके बाद आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान भारत के लिए हेल्थ सेक्टर पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे राज्य में हेल्थ सेक्टर के वो उसको डायरेक्टली बेनिफिट देने का उसका भी ये तेलंगाना सरकार कुछ भी नहीं किया। मगर अभी तो शुरुआत हुई है। केसीआर अभी तो शुरुआत हुई है, तेलंगाना सरकार ने उसको मान लिया है, साथ में जोड़ दिया है जी। पिछले 2 साल से मान लिया, उसका वजह भी आज तक नहीं बचा है। और मैं क्या पूछ रहा हूँ जी, ये जो श्रीधर जी अभी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 हफ्ते से पहले बताया पूरे देश में नल से पानी देने वाला 100% पानी देने वाले जो बड़े स्टेट्स में एक है, वो एक ही स्टेट है तेलंगाना जी। उसके लिए नीति आयोग ने रिकमेंडेशन किया था 21,000 से ज्यादा इन लोगों को मिशन भगीरथ के लिए पैसे देने का। ये रिकमेंडेशन करते हुए भी 3 साल हो गए, क्यों ये बजट में शामिल किया गया? नहीं किया गया। एक तरफ से केरला में, बंगाल में, असम में इलेक्शन है, वहां पर लाखों करोड़ों का बजट दिया जाता है, क्यों तेलंगाना को नजरअंदाज करते हैं आप? हम लोग हर चीज में नंबर 1 है। आज जो कालेश्वरम जैसा प्रोजेक्ट नया बनाया उसके लिए नेशनल स्टेटस तो वो भी नहीं देते आप। निम्स हो, फार्मासिटी हो, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है प्रोजेक्ट्स को पूरा। सुभाष जी इसका जवाब देंगे। ठीक है श्रीधर जी। सुभाष जी, श्रीधर कह रहे हैं कि 3 साल पहले आपको दिया गया, बताया गया, चलिए कोरोना का 1 साल ऐसे ही निकल गया, लेकिन इससे पहले के 2 साल से ही आप नजरअंदाज कर रहे हैं तेलंगाना को। सुभाष जी जी, ऐसा है जो 15th फाइनेंस कमीशन में
जो भी रिपोर्ट जो आया था जी 15 फाइनेंस कमीशन में, उसपे क्लियर साफ है कि तेलंगाना एक्सपेंडिचर में वो तो ये इनकम स्टेट है, एक्सेस स्टेट है, रेवेन्यू स्टेट है, रेवेन्यू का बता रहे हैं एकदम सीएम 15th फाइनेंस कमीशन भाई, आप क्या बहुत बार बताया कि ये आप एक्सेस स्टेट है, हमारा पास बहुत कुछ पैसा है, हम लोग को कुछ भी कर सकते हैं, मगर आंध्र प्रदेश को डेफिसिट बजट है। ये निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट कर किया है और केसीआर के भी जिक्र किया है। जब श्रीधर, आप सुभाष की पूरी बात है, सुन लीजिए, सुभाष जी क्या बोल रहे हैं उसके फिर आप जवाब दीजिए श्रीधर जी। सुभाष जी, एक्सेस, ये जो एक्सेस जो फंड्स है वो मिशन भगीरथ को खर्च करिए, नहीं तो अपना कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बच करिए। जो भी फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट में निकल रहा है वो डायरेक्टली अभी तेलंगाना को अगर डायरेक्टली देने के बाद भी तेलंगाना सरकार ने क्या किया, मिशन भगीरथ के लिए या कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया। ठीक, अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, खासकर हमारा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के अध्यक्ष के ऊपर, हमारा एमपीज के ऊपर आरोप लगाता है कि हम लोग कुछ नहीं किया। अगर आप डिटेल में, अगर मेरे को 2 मिनट का टाइम नहीं देखिए सुभाष जी, तेलंगाना सरकार आपसे, मरकज से अपील कर रही है कि हमको क्या चाहिए, फिर आपके यहाँ एमपीज भी हैं, फिर आपने हालिया जीएचएमसी में एक अच्छा मुजाहरा किया है, लोगों को उम्मीद थी, लेकिन जब नहीं मिलता है तो लाजमी बात है इल्जाम लगेगा पार्टियों की तरफ से। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सुभाष जी, आपने जो भी जवाब दिया है श्रीधर उसका जवाब देंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े रहिए। चाहिए, यहाँ पर 3 एमपी है, 4 एमपी है, जिसमें एक गृह राज्य मंत्री है जी। ठीक है, बजट के बाद एक भी एमपी बाहर आके, हम 4 एमपी यहाँ पर है, एक गृह राज्य मंत्री है जी। तेलंगाना के लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके ये हासिल किए जी, आईटीआईआर को इतना पैसा लाए, या नीति आयोग का रिकमेंडेशन में इतना बजट आया, या हैदराबाद में फ्लड्स आया जिसमें इमीडिएट रिलीफ जो है 1350 करोड़ पूछते, उसके लिए हम लोग सपोर्ट लाया, मदद लाया। कुछ बोले क्या? टर्मरिक बोर्ड के बारे में बात किए थे, उसकी बात की है क्या? कुछ भी बात नहीं करते सुभाष जी। ये बात तो है कि हैदराबाद फ्लड को लेकर बीजेपी ने भी बहुत सी बातें की और लोगों को ये उम्मीद दिलाई थी कि हम सरकार से मदद दिलाएंगे, लेकिन इस मामले पर भी बीजेपी ने यहां कुछ नहीं किया। जैसा कि श्रीधर कह रहे हैं कि एक तो मंत्री हैं, ये उम्मीद बढ़ गई थी कि मंत्री हैं कुछ मिलेगा। सुभाष जी, जिसका जिम्मेदारी है देश में जो सुनिए साहब, सुनिए श्रीधर जी, सुनिए सुभाष जी आपका जवाब दे रहे हैं जी। सुभाष जी, आपको जानकारी होना चाहिए, ये अखबार में भी बड़े बड़े लेटर्स भी छुपे हैं कि उसमें 550 करोड़ 550 करोड़ हैदराबाद फ्लड्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट का है। ये आप देखना चाहिए, उसके बाद कमेंट करना चाहिए। और एक बड़ी बात क्या है, अभी बजट होने के बाद, बजट होके आज तक एक हफ्ता हो गया, आज तक टीआरएस के लीडर या टीआरएस के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव या केटीआर कोई भी आज तक कुछ कमेंट भी नहीं किए। बोल तो ये तो एक्सेप्टेंस है। श्रीधर रेड्डी का जैसा नेता जो टीवी में आता है, तो जो एमएलए है, वो बस बजट के बारे में कुछ बात करना है, वो कुछ बात कर रहे हैं, मगर आज तक जरा आप सुनिए, पहले सुन लीजिए सुभाष को, फिर आप जवाब दीजिए। तो कभी भी मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव ने जी कभी भी बजट के बाद एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला जी, आज तक एक हफ्ते के बाद भी आज तक कोई भी कमेंट नहीं किए। बोलो तो ठीक है, बजट अच्छा है बोल के तेलंगाना के राज्य के ठीक है सुभाष जी, ठीक है सुभाष जी। जी श्रीधर, आपकी सरकार की तरफ से अभी तक ये क्यों नहीं कहा गया, जैसा कि सुभाष जी कह रहे हैं कि कहना चाहिए कि तेलंगाना से हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला? श्रीधर जी, हेलो अकबर साहब, आपने शुरुआत में कुछ बातें की हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, टीआरएस जी श्रीधर, तेलंगाना
मैं क्या बोले? जी जी श्रीधर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपके एमपीज नहीं, बाहर से आके अनुराग सिंह ठाकुर बोलते, इसमें क्या मतलब है? मैं जो सीधा पूछ रहा हूं आपको, फ्लड रिलीफ कहां है? काजीपेट के रेलवे कोच फैक्ट्री कहां गए? फार्मासिटी को फंड्स कहां आए? लाता क्यों नहीं है? टर्मरिक बोर्ड किधर गए? कहीं ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट है 1,000 रुपए का एलोकेशन हुआ, क्या करना है 1,000 रुपए से? एमएमटीएस सेकंड फेज को 1 लाख रुपए दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दिल्ली में बैठते हुए अपने आप को एमपी कह लेते हुए आप लोगों को नामर्द होना चाहिए। नहीं ठीक है, नामर्द होना नहीं चाहिए। श्रीधर जी प्लीज प्लीज आप बजट की बात कीजिए। जी सुभाष जी, वो तो कह रहे हैं कि कुछ मिला ही नहीं, जो बातें सरकार ने रखी थी मोदी सरकार के सामने वो तो झुटला रहे हैं आपकी बात को। सुभाष जी सुनिए साहब, सुनने की आदत डालना पड़ता हाँ, है। सुन रहे हैं सुभाष जी, सुन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए। के लिए, रोड्स के लिए, ड्रेन्स के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए 1400 करोड़ डायरेक्टली तेलंगाना गवर्नमेंट को मिला है। इसके अलावा ग्रांटिंग एड के लिए 2350 करोड़ फॉर मेंटेनेंस ऑफ मिशन भगीरथा। ठीक। अब ऐसा बोलते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। देखिए साहब, बिल्कुल सरकार को इस पर पूरा साफ करना चाहिए कि उन्होंने क्या मुतालबा किया और क्या मिला और क्या नहीं। अकबर साहब, सरकार ने इस बार ज्यादातर हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया है बजट में, लेकिन हालात भी ऐसे हैं कि सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं। कुल मिलाकर इस बजट को यह कहा जा रहा है कि जहां इलेक्शन है, इलेक्शन वाला बजट इसे कह रहे हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको अकबर साहब? हाँ, देखिए, हमारे मेहमान ने यह कहा कि जो है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से जो है फंड्स को डाइवर्ट करें। बात यह है कि अभी आप फिगर्स ले लीजिए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो है अगर हम लिए तो जो है वो जो है 8,74,500 जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जिसमें से जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 20% हो गया है, जबकि 5 साल पहले जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है तकरीबन 11-12% था। आप देखिए ये बढ़ते हुए इतना बढ़ गया, तो जो है ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से ही जो है तरक्की हो रही है रियासत को। हाँ, आपने दूसरी बात आपने कहा, डेफिनेटली मैडम ने जो है फोकस जो है एग्रीकल्चर पे किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, और फोकस जो है डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर पे करना है और करे हैं। और चूंकि पैंडेमिक है, 2019 पैंडेमिक है, इसीलिए करे हैं। लेकिन जो है हमारे जो सो रेलवे बजट को जो सो 20 लाख 2 प्रोजेक्ट्स के दे दिए हैं, जबकि जो सो हमारा बजट जो है घटकेश्वर यादगिरी का है, हमारे दूसरे एमएमटीएस के फेज 2 के प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है नेग्लेक्ट कर दिए हैं। और कुल मिलाकर 817 करोड़ की जरूरत है, और सरकार ने जो मुतालबा मोदी सरकार के सामने रखा, केसीआर सरकार ने, वो उसका हक बजानिब है। लेकिन बीजेपी आगे जाकर तेलंगाना के लिए क्या कुछ हासिल करेगी? यहाँ जो मौजूद एमपीज हैं और मिनिस्टर भी हैं, वो तेलंगाना को क्या कुछ दिलाएंगे, या आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो खास बात तेलंगाना में फिलहाल इतना ही। आदाब।